हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स यानी कि गणित के यहाँ पे जो है ना दोस्तों 100 यहाँ पे वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग पढ़ाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सभी 100 वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं ना दोस्तों, आपके कल के एग्जाम में परीक्षा में 110% गारंटी है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसी टाइप के पर्सन में से आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए क्लास काफी महत्वपूर्ण है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना दोस्तों एक एक क्वेश्चन यहाँ पे फटाफट से बताएंगे और यहाँ पे शताब्दी एक्सप्रेस की जैसे यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। आप फटाफट से यहाँ पे कोई भी कलम उठाइए और यहाँ पे मेरे साथ एक एक क्वेश्चन को हल कीजिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को हल कर लेते हैं ना दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में कल के एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में जो दोस्तों 100% यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे फटाफट से 1 नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, ये 1 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटी है देखने को मिलेगा कल के एग्जाम में, चाहे वो प्रथम पाली में हो या फिर द्वितीय पाली में हो, कोई भी सेटिंग में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय परिवृत्ति के माप नहीं है। काफी महत्वपूर्ण है। तो केंद्रीय परिवृत्ति का माप कौन है दोस्तों, आप फटाफट से बताइए। तो मानक विचलन नहीं है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि इतना का परिसर ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया हुआ है, इसका क्या करना है दोस्तों, परिसर निकालना है। तो हम आपको बताते हैं फटाफट से। तो परिसर जो होते हैं ना दोस्तों, हाईएस्ट वैल्यू माइनस मतलब लोवेस्ट वैल्यू, यानी कि उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, परिसर बराबर क्या होता है दोस्तों, सबसे इसमें जो बड़ा है ना उसमें हम लोग बड़ा में सबसे छोटा को घटा देंगे। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, 30 है। तो 30 में हम लोग किसको माइनस करेंगे, सबसे छोटा इसमें कौन है, तो 9 है। तो यहाँ पे 30 में जब 9 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 21 आएगा। यानी कि इसका परिसर यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटी है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जब भी इस तरह के समांतर माध्य आपसे पूछा जाए तो देख सकते हैं यहाँ पे जो भी डाटा दिया हुआ है ना दोस्तों, इसका क्या कह रहा है कि समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य क्या होता है दोस्तों, सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या कर दीजिए। तो यहाँ पे जो भी परीक्षण दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे x कोमा x+3 है, फिर यहाँ पे कोमा x+6 है, फिर कोमा x+9 है, और यहाँ पे तथा के बाद इसको भी आपको लेना है x+12। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है दोस्तों, समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य सेम टू सेम माध्य की जैसा होता है। तो माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, सभी परीक्षणों का योग, यानी कि बारी बारी से सभी को ऐड कीजिए। तो यहाँ पे जो जहां जहां कोमा है ना वहां पे हम लोग प्लस यहाँ पे चूज करेंगे, यानी कि x+3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस x+6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस देंगे दोस्तों, और यहाँ पे x+9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस देंगे, फिर यहाँ पे x+12 हो जाएगा, बट्टा करेंगे। उसके बाद देखिएगा दोस्तों टोटल यहाँ पे संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 गो है, तो बट्टा यहाँ पे 5 कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे के गो x है, फटाफट से बताइए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो x है। तो यहाँ पे आपका 5x हो जाएगा, प्लस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 6 3 9 9 18, और 18 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा, यानी कि बट्टा यहाँ पे 5 कर देंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा 30 और 5 में उभयनिष्ठ क्या आएगा, तो 5 आएगा, और यहाँ पे अंदर में x+6 को ऐसे ही रहने दीजिए, बटे 5 कर दीजिए, और यहाँ पे 5 कैंसिलेशन हो गया। तो यहाँ पे x+6 ये हो गया आपका राइट आंसर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया। ठीक है, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में समांतर माध्य या फिर माध्य पूछे जाएंगे, 110% गारंटी है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यदि इतना 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 का माध्य इतना हो तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो चलो दोस्तों फटाफट से इसको भी सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो भी संख्या दिया गया है 6 8 9 और यहाँ पे x, और यहाँ पे 13 का भी माध्य कितना है दोस्तों, 10 है। तो यहाँ पे माध्य दिया गया और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो चलो दोस्तों आपको पता होना चाहिए माध्य बराबर क्या होते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए माध्य बराबर क्या होते हैं कि सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या होती है। यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, सभी को बारी बारी से ऐड करेंगे, यानी कि 6 + 8 + 9 + x +
13 को भी यहाँ पे लेना है। काफी सारे विद्यार्थी यहाँ पे तथा के बाद भी इसको लेना है, ठीक है। बटे यहाँ पे उसके बाद क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे टोटल संख्या कितना है तो 5 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो टोटल संख्या यहाँ पे 5 है। तो फ्रेंड ये सभी का माध्य कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, तो बराबर कर देते हैं। उसके बाद इसको ऐड कीजिए, 6 और 8 14 हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़िए दोस्तों, यहाँ पे 14 और 9 कितना हो जाएगा आपका 23, और यहाँ पे 13 कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 36 प्लस x बटा 5 कर दीजिए, और यहाँ पे इसको तिरछा तिरछे गुना कर दीजिएगा। 5 को 10 से गुना कीजिएगा तो 50 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बचा 36 प्लस x, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 50 में 36 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 14 आएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे शताब्दी एक्सप्रेस के जैसे यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताते हुए चलेंगे और फटाफट से पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे समय बहुत ही कम है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, और इसकी ऊंचाई का अनुपात भी 5:3 दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आयतनों का अनुपात क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसको भी हम लोग शानदार तरीके से फटाफट से हल करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 2 बेलन है, तो मान लिया कि पहला बेलन का त्रिज्या r1 है, और दोस्तों यहाँ पे दूसरा बेलन का त्रिज्या r2 है, तो इसका अनुपात 2:3 दिया गया है। और यहाँ पे उसी प्रकार ऊंचाई भी है, ऊंचाई को हम लोग पहला बेलन का h1 मानते हैं, और दोस्तों दूसरा बेलन की ऊंचाई को h2 मानते हैं, और दोनों का यहाँ पे अनुपात 5:3 के अनुपात में है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, आयतन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेलन के आयतन का अनुपात हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे बेलन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई r स्क्वायर h होते हैं। तो यहाँ पे r1 पाई r मतलब पाई r1 स्क्वायर h1 हो जाएगा, फिर बटा करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 बेलन है, और यहाँ पे बटा मतलब पाई r2 का स्क्वायर h2 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से देखिएगा, पाई से पाई तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे r1 का मान देखिएगा 2 इंटू h1 कितना है दोस्तों 5 है, ठीक है। बटा कर देंगे, और यहाँ पे देखिएगा r1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर देने के लिए नहीं भूलिएगा, ठीक है। और यहाँ पे r2 कितना है दोस्तों, देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, गुना कर देंगे, और यहाँ पे h2 यानी कि 3 है, ठीक है। इसको फटाफट से शानदार तरीके से हल कीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, फिर 4 को 5 से गुना कीजिएगा तो 4 5 20 हो जाएगा, बटे करेंगे, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 को फिर 3 से गुना कीजिएगा तो 27 हो जाएगा, यानी कि 20:27, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटी है पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये करा है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 6 सेंटीमीटर क्या है दोस्तों, भुजा वाला घन, यानी कि पहला मतलब यहाँ पे घन का जो पहला भुजा है दोस्तों, इसको A1 मानते हैं। इसका मान कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे जो दूसरा घन है दोस्तों, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं। दूसरा घन की भुजा को हम लोग 2 सेंटीमीटर मान लेंगे, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कितने घन बनाए जा सकते हैं। माना कि n घन बनाए जा सकते हैं, n का मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे घन का जो वॉल्यूम होता है, यानी कि आयतन होता है, ये जो बराबर हो जाएंगे ना दोस्तों, पहला घन का आयतन जो बराबर होगा, ये दूसरा घन का आयतन इंटू n के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आपको कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको n का मान ज्ञात करना होगा। तो फ्रेंड घन का आयतन क्या होते हैं, ए क्यूब होते हैं, यानी कि भुजा क्यूब होते हैं। तो यहाँ पे V1 के लिए हम लोग A1 का उपयोग करेंगे, यानी कि A1 का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा घन का आयतन को देखिएगा, जो कि यहाँ पे A2 इसको माने हैं। तो फ्रेंड घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, यानी कि दूसरा घन का आयतन के लिए हम लोग A2 का क्यूब कर देंगे इंटू n कर देंगे। फिर सिंपली यहाँ पे हम लोग वैल्यू को रखते हैं। तो फ्रेंड A1 की जगह कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, तो यहाँ पे 6 का क्यूब हो जाएगा बराबर। और यहाँ पे A2 की जगह हम लोग 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा इंटू n कर देंगे। तो फ्रेंड एक काम करते हैं, n को ऐसे जराने देते हैं, और यहाँ पे 6 को 3 बार गुना कर दीजिए, सिंपली बटे कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे 2 के पावर 3 का मतलब होता है, इसको 2 को 3 बार गुना कर दीजिए। उसके बाद इसको फटाफट से काटिए, द्वितीय 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे द्वितीय 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे द्वितीय 6 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे 3 को 3 बार गुना कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 3 9 27 हो जाएगा। यानी कि कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो 27 घन बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू वगैरह चेंज करके दे सकता है, तो आप इसको चुटकियों में हल कीजिए इस प्रकार। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटी है पूछे जाएंगे। तो क्लास काफी महत्वपूर्ण है, क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि शंकु की त्रिज्या और यहाँ पे ऊंचाई क्रमशः r तथा h हो। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन कहने का अर्थ है वॉल्यूम, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे शंकु का जो आयतन होता है ना दोस्तों, क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों, इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। याद कर लीजिए, यहाँ पे शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटी है पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 3:4 दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो वृत्त का परिधि होता है ना दोस्तों, क्या होता है, 2πr होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो गो वृत्त है, दो गो वृत्त के परिधि का अनुपात यहाँ पे 3:4 दिया हुआ है। मान लिया कि पहला वृत्त का जो परिधि है ना दोस्तों 2πr1 है और यहाँ पे दूसरा वृत्त का परिधि 2πr2 है। ठीक है, 2πr2 है, तो यहाँ पे इसका अनुपात 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, काम करते हैं, यहाँ पे 2π से 2π तो कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे r1/r2 यानी कि इसका मान आ गया 3/4। ठीक है, यानी कि यहाँ पे r1 अनुपात r2 का मान आ गया दोस्तों 3:4। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होते हैं, πr² होते हैं। तो यहाँ पे πr1 का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे कर देंगे और यहाँ पे πr2 का स्क्वायर कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे r का मान देखिएगा 3 है और यहाँ पे r2 का मान को देखिएगा 4 है। तो यहाँ पे सिंपली हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 9:16 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये कर रहा है दोस्तों, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसकी परिधि क्या होगी। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे पायर स्क्वायर के माध्यम से आपको पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तभी यहाँ पे वृत्त का परिधि निकल सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पे पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 रख देंगे और यहाँ पे r स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पे 154 को यहीं पे रहने दीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका 154 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे 7 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 बटे है तो ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। तो 154 गुना 7 हो जाएगा और दोस्तों ये 22 जो है ना r स्क्वायर के साथ गुना में तो इधर के बट्टे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब काटिएगा तो यहाँ पे 2 1 का 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 7 14, 2 7 14 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 11 7 77 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों r स्क्वायर का मान कितना आया है, 7 गुना 7 आया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे r बराबर कितना हो जाएगा, 7 को 7 से भाग गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। और दोस्तों ये 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्या कितना प्राप्त हो चुका है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो अब जो है ना दोस्तों हम लोग परिधि इसका इजीली प्राप्त कर सकते हैं। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होते हैं। तो यहाँ पे 2 गुना पाई का मान यहाँ पे 22/7 रख देंगे और यहाँ पे जो त्रिज्या दिया हुआ है ना दोस्तों 7 यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 44 हो जाएगा। यानी कि 44 सेंटीमीटर इसका परिधि निकल गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस के तरह यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे, फटाफट से सोल्व करेंगे और यहाँ पे जल्दी से आप जल्दी से जो है ना दोस्तों एक एक क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न है पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये कराए दोस्तों, यदि डी एक वृत्त का व्यास है तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होते हैं, पाई स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पे आर की जगह कितना रखेंगे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो त्रिज्या होती है ना वृत्त के व्यास का आधा होती है, यानी कि d/2 होती है। तो यहाँ पे त्रिज्या की जगह क्या रख सकते हैं, d/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर पे स्क्वायर है। तो फ्रेंड यहाँ पे पाई डी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि पाई डी स्क्वायर बटे 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न है, जो कि कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना दोस्तों, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है, कैसा होती है। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको हल्के में मत लीजिए। ये आपका वृत्त हो गया, आपका क्या होगा दोस्तों, सर्किल हो गया। ठीक है, ये व्यास ये हो गया दोस्तों, ये व्यास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये करा है कि व्यास के दोनों किनारों से, व्यास की ये किनारा मतलब एक किनारा ये हो गया दोस्तों, यहाँ से और यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है ना दोस्तों, ये आपस में क्या होती है, दोनों स्पर्श रेखा समांतर होती है। क्या होती है दोस्तों, समांतर। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न जो कि पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये करा है कि कोस 90 डिग्री माइनस 1 किसके बराबर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि ए जो होते हैं ना दोस्तों, ये किसके बराबर होते हैं, साइन ए के बराबर होते हैं। ठीक है, और ए की जगह यहाँ पे थीटा भी हो सकते हैं। और यहाँ पे और एक फॉर्मूला को याद रखिएगा, टेन 90 डिग्री माइनस ए जो होते हैं ना दोस्तों, किसके बराबर होते हैं, तो कोट ए के बराबर हो सकती है। इसको भी अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे और एक फॉर्मूला होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री माइनस ए जो होते हैं ना दोस्तों, ये किसके बराबर होते हैं, फटाफट से बताइए, सेक ए के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे कोस 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, फटाफट से बताइए, तो साइन ए के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कल की एग्जाम में 110% गारंटीड पर्सन है, फिक्स पर्सन है, जो कि पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे दो को बिंदु दिया हुआ है और दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, तो फ्रेंड मध्य बिंदु का निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए स्पेशली इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, x, y1 जो होते हैं ना, ये किसके बराबर होते हैं, x1 + x2 बटा 2 यहाँ पे आपको कर देना होगा। फिर यहाँ पे y के लिए यहाँ पे y1 + y2 बटा 2 कर देना होगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे फटाफट से वैल्यू को रखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो x1 होंगे ना, ये जो पहला आपका है यहाँ पे a का जो निर्देशांक दिया हुआ ये आपका x1 हो गया दोस्तों, और यहाँ पे कोमा ये आपका y1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे a का कोऑर्डिनेशन पता चल गया है। इसी तरह जो b बिंदु है ना दोस्तों, दूसरा बिंदु, इसके लिए यहाँ पे x2 ये हो गया और दोस्तों यहाँ पे a2 ये मतलब y2 ये हो गया। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे x1 की जगह कितना रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे x2 की जगह कितना रखेंगे, -3 रखेंगे। ठीक है, बटा यहाँ पे आपको 2 कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों y1 की जगह यहाँ पे आपको कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, फिर प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे y2 की जगह 8 रखना पड़ेगा, फिर बटे 2 कर देंगे, और यहाँ पे देखिएगा 3 + -, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर कितना होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो 0/2 और यहाँ पे 8 × 4 12/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब काटेगा तो 12 हो जाएगा। 0/2 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 0 होता है, और यहाँ पे 6 यानी कि 0,6 इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये पर्सन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटीड पर्सन जो कि पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये करा दोस्तों, बिंदु 6,-5 x का नियामक यानी कि भुज क्या है। तो फ्रेंड यहाँ पे जब भी भुज पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए जो बिंदु है ना दोस्तों, ये x, y के रूप में है। ठीक है, x, y के रूप में है, तो सबसे पहला x के जगह जो होगा ना दोस्तों, वही आपका क्या होगा दोस्तों, भुज होगा। तो यहाँ पे x की जगह क्या है दोस्तों, 6 है, तो इसका भुज क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कोटि पूछा जाए, कोटि जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, y नियामक कहते हैं, क्या कहते हैं, y नियामक को हम लोग कोटि भी कहते हैं, कोटि। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे y नियामक यानी कि y की जगह जो होगा ना दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, y नियामक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका y नियामक यानी कि कोटि क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा 15 नंबर पर्सन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटीड कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कराया कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। तो फ्रेंड यहाँ पे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कल के एग्जाम में 110% गारंटीड पर्सन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये कराया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो इसके लिए आपको फटाफट से यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो प्रथम चतुर्थांश होते हैं आपका प्लस होते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो द्वितीय चतुर्थांश होते हैं ना, माइनस होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ये जो तृतीय चतुर्थांश होते हैं ना, क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, ये तीसरा चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो चतुर्थांश होते हैं ना, +, होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तृतीय चतुर्थांश में क्या स्थित है, माइनस है। तो यहाँ पे माइनस कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि कल के एग्जाम में 110% गारंटीड पर्सन जो कि कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये करा दोस्तों, y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु जो ना 4,2 से दूरी 5 है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप कैसे हल कीजिएगा दोस्तों, देखिएगा शानदार तरीके से इसको हम लोग फटाफट से हल करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे y अक्ष यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी यहाँ पे कितना है दोस्तों, 5 इकाई दिया गया। मान लीजिए कि ये जो है ना दोस्तों प्रथम पॉइंट्स जो कि यहाँ पे इसका निर्देशांक y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है दोस्तों, 0,y होते हैं। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो दिया गया है 4,2 दिया गया, और यहाँ पे y अक्ष मतलब y अक्ष पर किसी बिंदु की जो है ना दोस्तों, जिसकी बिंदु जो है ना मतलब 4,2 से दूरी कितना है, 5 इकाई, यानी कि ये y हो गया, y अक्ष हो गया, और ये आपका दूसरा पॉइंट मान लीजिए a हो गया दोस्तों, और ये आपका b हो गया। ठीक है, तो a b की बीच की दूरी के माध्यम से हम लोग किसका मान को ज्ञात करेंगे, ये y का मान को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से शानदार तरीके से हल करते हैं। तो आप इसको नहीं भी सोल्व कीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए y अक्ष का निर्देशांक क्या होते हैं। तो y अक्ष का निर्देशांक क्या होते हैं हम आपको पहले बता दिए, 0,y होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 0 होना चाहिए, फिर यहाँ पे y होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, पहले कहीं पे 0 है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है पहले 0, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसको कैसे सोल्व कीजिएगा दोस्तों, ए बी की बीच की दूरी को पहले यहाँ पे देखिएगा। ए बी की बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि जब यहाँ पे 4 में शून्य को घटाइएगा तो 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 - y का
होल स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे इसकी बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। एक काम करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग प्लस कर देते हैं और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा जो कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2ab होते हैं यानी कि 2 दूना 4y हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस y स्क्वायर होते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, अंडर रूट है तो अंडर रूट कर देते हैं। और तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 5 है तो 5 को ऐसे रहने दीजिए, इसको आप पहले सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे 16 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे 4y हो जाएगा, फिर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है ना, जब यहाँ पे 5 की तरफ आएगा तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 प्लस आपका 20 माइनस हो जाएगा दोस्तों, 20 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर बराबर कितना होगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25 होते हैं, ठीक है। काम करते हैं, 25 को जो है ना हम लोग क्या करेंगे, 25 को 20 की तरफ लेके आती है। तो फ्रेंड इसको आप सीधा कीजिए, तो यहाँ पे आपको y स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है। तो फ्रेंड ये 25 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 25, तो यहाँ पे 20 में -25 गया, कितना हो गया दोस्तों, आपका -5 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको सोल्व कीजिए, तो यहाँ पे y का 2 को वैल्यू आएगा जो कि यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसको बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटीड है, कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिक्स है कि कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या करा है कि एक्स अक्ष का समीकरण है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे एक्स अक्ष का समीकरण के लिए क्या होते हैं, एक्स बराबर 0 होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, y बराबर 0 होते हैं। यहाँ पे एक्स अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको समझ जाना पड़ेगा, यहाँ पे y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे y अक्ष का समीकरण जब भी पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको समझ जाना पड़ेगा कि x बराबर 0 होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे, 110% गारंटी है। तो यहाँ पे ये कराया कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा, काफी महत्वपूर्ण है, फटाफट से बताइए दोस्तों। दो समकोण त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है ना, सदैव समान रहता है, ऐसा बात किसने कहा था दोस्तों, थेल्स जी ने कहा था, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड ये प्रश्न जो आपके एग्जाम में कल के एग्जाम में 100% 110% फिक्स है कि कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है ABC और इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि की ऊंचाई क्या होगी। तो फ्रेंड समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं कि तीनों भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है, ये होता है समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे एक भुजा जब 12 सेंटीमीटर है तो इसकी सभी भुजा क्या होगी दोस्तों, 12 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है, इसकी सभी भुजा 12 सेंटीमीटर ही होगी। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, यानी कि ये जो यहाँ पे ये लंब है ना दोस्तों, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो ऊंचाई को कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों, ये वाला भुजा आपको पता है, ठीक है, और ये वाला भुजा आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ये वाला भुजा पता होना चाहिए। कैसे पता होगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी टोटल कितना है दोस्तों, 12 है। तो यहाँ पे इसको जब आधा, ये जो लंब है ना दोस्तों, ये 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। ये लंब जो है ना, ये त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी जब 12 है, तो यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितना होगा दोस्तों, 6 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 6 होगा। तो यहाँ पे इसको नाम रख देते, A हो गया, B हो गया और यहाँ पे C हो गया, ठीक है, और दोस्तों ये आपका D हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुज ABD में लेते हैं, क्या लेते हैं, त्रिभुज ABD में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों कोण, यहाँ पे कोण D जो ना दोस्तों 90 डिग्री है, ठीक है, कोण D क्या है दोस्तों, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे ये अभी क्या होगा दोस्तों, जब भी ये 90 डिग्री होगा तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है ना दोस्तों समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए भी। तो यहाँ पे AB की बीच की दूरी कितना, यानी कि AB जो भुजा है ना दोस्तों, ये 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे BD, ये आपका BD हो गया। तो यहाँ पे BD भुजा जो है ना दोस्तों कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। और एक यहाँ पे एक वो चीज देखिएगा AD, यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, AD ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे AD बराबर वाट कर देते हैं, ठीक है, AD बराबर यहाँ पे वाट हो जाएगा, यानी कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, ये AD अर्थात इसको आप क्या कीजिएगा, AD यहाँ पे क्या दोस्तों, ये आपका क्या है दोस्तों, ऊंचाई है, यानी कि P है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो अंडर रूट कर देते हैं, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे इस त्रिभुज में h कौन है, यहाँ पे 12 है, यानी कि हाइपोटेनस। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पे माइनस होगा दोस्तों, और यहाँ पे देखिएगा ये जो b है ना दोस्तों, ये आपका क्या है, b है, BD क्या है दोस्तों, b है, यानी कि यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 144 होता है, फिर माइनस कर देते हैं, और 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे फटाफट से बताइए, 36 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट 144 माइनस 36 हो जाएगा, इसको जब माइनस कीजिएगा तो कितना होगा,
108 होगा। कितना होगा दोस्तों 108। तो फ्रेंड यहाँ पे 108 को जब रूट से बाहर निकालिएगा ना तो कितना आएगा दोस्तों 6√3 आएगा। कितना आएगा 6√3 सेंटीमीटर। यानी कि देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न है, कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये करा दोस्तों, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद यहाँ पे 5-3n है तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसका सारांतर क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा एनवा पद कहने का मतलब होता है यहाँ पे an का मान कितना दिया हुआ है 5-3n दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसका सारांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, n का मान लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे n का मान जब 1 लेंगे तो यहाँ पे जहां जहां n है ना वहां पे हम लोग क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे एक बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 5-3n की जगह कितना रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पे 5-3 जो 5 में 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे n की जगह अब क्या लेंगे दोस्तों 2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 2 रखिए। तो यहाँ पे 5-3 गुना 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5-3 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 में जब 5 को घटाइएगा तो -1 हो जाएगा। a1 का मान प्राप्त हो चुका है, a2 का मान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो अब हम जो है ना दोस्तों सारांतर को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो सारांतर क्या होते हैं कैसे ज्ञात करते हैं, सिंपल यहाँ पे a2 में a1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे a2 का मान अभी भी प्राप्त किए जो कि -1 है, फिर माइनस है तो माइनस को यहीं पे रहने दीजिए। a1 का मान को देखिएगा दोस्तों कितना है 2 है। तो यहाँ पे -2 और -1 ये दोनों आपस में ऐड होगा जो कि -3। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कल के एग्जाम में 110% गारंटी है पूछे जाएंगे। ठीक है, फिक्स है एक एग्जाम में मतलब कल के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे क्या करा दोस्तों 21,18,15 का कौन सा पद जो है ना शून्य होगा, कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो कौन सा पद शून्य होगा इसका मतलब होता है दोस्तों an का मान जो है ना यहाँ पे शून्य दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों फटाफट से इसको हम लोग शानदार तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पे an के लिए फॉर्मूला क्या होते हैं a + n-1 × d होते हैं। आपको पता होना चाहिए किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे a यानी कि प्रथम पद जो कि यहाँ पे 21 है, 21 प्लस हो जाएगा n को आपको ज्ञात करना है n-1 × d। d कैसे ज्ञात करेंगे, 18 में 21 को घटा दीजिए, दूसरा पद में पहला पद को घटाइएगा तो कितना आएगा -3 आएगा। ठीक है, बराबर शून्य। एक काम करते हैं +21 जब 0 की तरफ जाएगा तो -21 हो जाएगा, यानी कि n-1 × यहाँ पे आपका -3 हो जाएगा। 21 की तरफ जाएगा शून्य की तरफ जाएगा तो -21 हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया तो 3 7 21 हो गया। तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि n-1 को ऐसी चीज रहने देते हैं और यहाँ पे एक किसके इक्वल हो जाएगा 7 के इक्वल हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे n का मान कितना आ गया 7 -1 इधर आके +1 हो जाएगा, यानी कि 7 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 8वां पद जो है ना दोस्तों शून्य होगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कि कल के एग्जाम में फिक्स से पूछे जाएंगे, 110% गारंटीड प्रश्न है। तो यहाँ पे एक दोस्तों समांतर श्रेणी दिया हुआ, इसका पूछ रहा है कि चौथा पद क्या होगा। तो चौथा पद को ज्ञात करने से पहले इसको आप रूट से बाहर निकालने का कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे रूट 7 ये तो बाहर नहीं निकलेगा, इसको ऐसे रहने दीजिए और देखते हैं यहाँ पे रूट मतलब 28 जो है ना बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है। तो फ्रेंड ये किससे कटेगा आपको पता होना चाहिए, 2 से कटेगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 बाहर निकल गया, अंदर में क्या रह गया दोस्तों रूट 7 रह गया। ठीक है, और यहाँ पे 63 है, कितना है दोस्तों 63। तो देखते हैं ये 63 बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है। तो ये किससे कटेगा दोस्तों 3 से कटेगा, 3 दूना 4 3 1 3, फिर ये 3 से कटेगा, उसके बाद 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 निकल जाएगा बाहर, यानी कि 3 रूट 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग पता कर सकते हैं चौथा पद। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, चौथा पद को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो चौथा पद यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है a + 3d होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम पद यहाँ पे आपको पता है जो कि यहाँ पे रूट 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप d का मान को ज्ञात कीजिए। d का मान कैसे ज्ञात कीजिएगा, दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए। तो यहाँ पे 2 रूट 7 में आप जो है ना दोस्तों क्या घटाइएगा, रूट 7 घटा दीजिएगा। तो यहाँ पे 1 है तो 2 में 1 घटेगा, कितना होगा 1 होगा, 1 को लिखाने जाता है, यानी कि यहाँ पे d का मान 7 आ गया। तो यहाँ पे प्रथम पद कितना है दोस्तों 7 है, रूट 7 है, फिर प्लस कर देते हैं और यहाँ पे 3 गुना d की जगह कितना लिखेंगे रूट 7 लिखेंगे। ठीक है, इसको आप फटाफट से सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे रूट 7 है तो इसको ऐसे चढ़ाने दीजिए, फिर यहाँ पे 3 मतलब 3 को जब रूट 7 से गुना कीजिएगा तो 3 रूट 7 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे 3 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, यानी कि 4 रूट 7 इसका चौथा पद निकल गया, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 4 रूट 7 को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों अंडर रूट,
ये 4 कैसे बाहर निकला है, ये 4 तब बाहर निकलेगा जब 4 गुना 4 अंदर में रहेगा तभी, और 7 है तो 7 को ऐसे रहने दीजिए, इसको गुना कीजिए दोस्तों, 7 4 चौको 16 हो गया, और 16 गुना 7 कीजिए, 16 7 कितना होता है फटाफट से बताइए, आप सभी को पता होना चाहिए। 16 को जब 7 से गुना कीजिएगा ना दोस्तों कितना आएगा, 112 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, अंडर रूट 112, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में आपका दिया गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि कल के एग्जाम में 110% गारंटी है पूछे जाएंगे, इसको भी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। द्विघात समीकरण दिया गया है और पूछ रहा है कि इसके मूल होंगे, तो मूल कैसे ज्ञात कीजिएगा, काफी सिंपल है। मूल को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, y² प्लस 3y माइनस 18, ये जो है ना दोस्तों किसके बराबर है, शून्य के बराबर है, ठीक है, शून्य के बराबर है ना, देखिएगा शून्य के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 18 को जो ना 1 से गुणा कीजिए, ऐसे करना पड़ता है, यानी कि शुरू वाला को अंतिम वाला से गुणा करना होता है, तो यहाँ पे दोनों में 18 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐसा गुणा कीजिए, ऐसा तोड़िए, जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 हो जाएगा, और यहाँ सॉरी यहाँ पे 3 गुना 6 हो जाएगा, 6 में 3 गया 3, यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों y², फिर यहाँ पे प्लस कर देते हैं 6y माइनस 3y हो जाएगा, उसके बाद माइनस 18 बराबर 0, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें वही निष्ठ लेते हैं, y² और y में कॉमन क्या आएगा दोस्तों, y कॉमन आएगा, तो अंदर में क्या बचा, y प्लस 6 बच गया, और यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा, तो 3 और 18 में कॉमन क्या आएगा, 3 आएगा, फिर यहाँ पे अंदर में क्या बच गया दोस्तों, यहाँ पे आपका बच गया y प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, y माइनस 3 को पहले उतार लेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, y प्लस 6 को उतार लेंगे, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। एक काम करते हैं, y माइनस 3 है ना, हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को शून्य के बराबर कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, y प्लस 6 को शून्य के बराबर कर देते हैं, तो फ्रेंड यहाँ पे y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, और यहाँ पे y का मान कितना आ गया, माइनस 6 आ गया। तो देखिएगा माइनस 6,3, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि कल के एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न पूछे जाएंगे, 100%, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या करा है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है और मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे डी आपको पता होना चाहिए, यानी कि विविक्तर डी बराबर क्या होते हैं दोस्तों, b² माइनस 4ac होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे b कौन है दोस्तों, x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a c, यानी कि 1 गुना 5 कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 5 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 में जब 1 को घटाइएगा तो कितना आएगा दोस्तों, माइनस आएगा। जब भी डी माइनस में आए ना तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं हो सकता, यानी कि इसका मूल क्या होगा दोस्तों, अवास्तविक होगा, क्या होगा, मूल अवास्तविक होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जब भी डी का मान शून्य के बराबर आए, ठीक है, यानी कि विविक्तर शून्य के बराबर आए तो इसका मूल क्या होगा दोस्तों, वास्तविक और समान होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे डी का मान जब भी यहाँ पे शून्य से क्या है दोस्तों, मतलब शून्य से यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 को कंडीशन होता है, डी बराबर 0 और डी यहाँ पे लेस देन 0, और एक होता है दोस्तों डी ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा क्या हो सकते हैं, ऋणात्मक चिन्ह हो सकते हैं। तो ये वाला कंडीशन जब भी होगा तो क्या होगा दोस्तों, आपका मतलब इसका मूल क्या होगा दोस्तों, अवास्तविक होगा, ठीक है। और ये वाला कंडीशन जब भी होगा तो इसका मूल क्या होगा दोस्तों, वास्तविक और समान होगा, और ये वाला कंडीशन जब भी होगा तो वास्तविक और असमान होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, किसी एपी का प्रथम पद और यहाँ पे पदांतर हो तो इसके प्रथम पदों का योगफल क्या होगा, ठीक है। प्रथम पद यानी कि ए और यहाँ पे पदांतर यानी कि डी हो, तो इसके प्रथम पदों का योगफल क्या होगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, n/2 × 2a + n - 1 डी होते, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे एस एन के लिए काफी सारे फॉर्मूला होते हैं, इसको लिख देते हैं, n/2 × 2a + n - 1 × डी होते हैं, इस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और दोस्तों एस एन के लिए और एक फॉर्मूला होते हैं, n/2 × a + an होते हैं, ठीक है, a + an होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एस एन के लिए और एक फॉर्मूला होते हैं, देखिएगा n/2 × a + l भी होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे an के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a + n - 1 × d होते हैं, ठीक है। सभी फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या करा है कि द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होगा, यानी कि डी का मान जब 0 से बड़ा होगा तो इस कंडीशन में उसका मूल क्या होगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जब भी डी का मान 0 से बड़ा होगा, यानी कि विवेचक जो होगा ना दोस्तों 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसका कोई भी, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब समान और भिन्न मूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समान और भिन्न मूल। तो फ्रेंड यहाँ पे जब भी डी का मान 0 से छोटा होगा तो इस कंडीशन में इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा दोस्तों, अवास्तविक होगा, क्या होगा, इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों जब भी यहाँ पे डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो इसका मान क्या होगा दोस्तों, वास्तविक और समान होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा, ये कल के एग्जाम में 100% गारंटीड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है 2 को, तो यहाँ पे कितने हल होंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, a1/a2 को चेक करना होगा,
तो यहाँ पे A1 जो है ना दोस्तों x1 का मतलब x का गुणांक होते जो कि यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे A2 कौन है दोस्तों, दूसरा समीकरण x का गुणांक होते जो कि यहाँ पे 6 है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, B1 बटा B2 को भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे B1 कौन है, जो कि यहाँ पे y का गुणांक जो कि यहाँ पे -3 दिया हुआ है, और यहाँ पे B2 जो है ना दोस्तों दूसरा समीकरण y का गुणांक जो कि यहाँ पे -3 दिया हुआ है। इसको पहले काटते हैं, 2 1 का 2, द्वितीय 6 हो गया। यहाँ पे A1 बटा A2 का मान कितना आ गया, 1/3, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का 3, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे B1 और यहाँ पे A1 बटा A2 ये B1 बटा B2 के बराबर है, तो इसके लिए आपको C1 बटा C2 भी चेक करना होता है, ये बराबर है कि नहीं पता चल जाएगा अभी। यहाँ पे C1 कौन है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे C2 कौन है दोस्तों 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखने पा रहे हैं कि यहाँ पे A1 बटा A2 जो है ना दोस्तों ये किसके बराबर है, B1 बटा B2 के बराबर है, ठीक है। लेकिन ये C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। जब भी ये कंडीशन आता है तो इस कंडीशन में इसका जो है ना दोस्तों कोई भी हल नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने का शर्त यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा। तो इस कंडीशन में इसका शर्त क्या होता है दोस्तों, A1 बटा A2 जो होते हैं ना B1 बटा B2 के बराबर नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे A1 कौन है दोस्तों, x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे k है, तो यहाँ पे k बटा A2 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ये नॉट इक्वल होगा B1 बटा B2 के। तो फ्रेंड B1 कौन है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट जो कि 2 है, और यहाँ पे जो B2 है ना दोस्तों y का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, k को जब 1 से गुणा कीजिएगा तो k हो जाएगा नॉट इक्वल, यहाँ पे 3 गुना 6 हो जाएगा, k नॉट इक्वल 6 जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या है कि y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y-4 बराबर 0 दिया हुआ है। तो एक काम कीजिए, y को ऐसे चढ़ने दीजिए, -4 को 0 की तरफ भेजिएगा तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर 4 है, तो इसका जो है ना दोस्तों मतलब रेखा कैसी होगी, सरल रेखा होगी। इसका रेखा किसके समांतर होगी, x अक्ष के समांतर होगी, क्योंकि यहाँ पे y बराबर 4 है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जो कि कल के एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे एपी दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि 7वां पद का मान क्या होगा। तो एपी के 7वां पद या फिर 9वां पद या फिर 10वां पद या फिर कोई सभी पद पूछे तो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए A1 यानी कि प्रथम पद जिसको हम लोग कहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रथम पद जो कि देखिएगा A1 का मान कितना है, 5 है। और इसके बाद यहाँ पे D2 मतलब D पता होना चाहिए। D1 कैसे पता करते हैं, D तो 7 में 5 को घटा दीजिए दोस्तों, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7वां पद कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो यहाँ पे 7वां पद के लिए एक कम लेना है D में, तो A + 6 D हो जाएगा। तो प्रथम पद जो कि यहाँ पे 5 है, फिर प्लस कर देंगे और यहाँ पे 6 को D से गुना कर देंगे जो कि 2 है। तो फ्रेंड यहाँ पे 5 + 14 12 हो जाएगा, 12 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। तो देख सकते हो ऑप्शन सी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं। ये एपी में है दोस्तों, और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ पे कौन सा पद जब भी शून्य बोलेगा तो आपको समझ जाना पड़ेगा, ये an जो है ना शून्य के बराबर हो जाएगा। a + n-1 इंटू डी कर देते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। a यानी कि 21 दिया हुआ है दोस्तों, प्लस कर देते हैं और यहाँ पे n-1 इसको ऐसे चढ़ने देते हैं, और d 18 में 21 को घटाइएगा तो -3 होगा बराबर 0। 21 को जब शून्य की तरफ भेजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, फटाफट से बताइए, -21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 7 21 हो गया, फिर यहाँ पे n-1 बराबर 7 हो जाएगा, और यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 - 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा, जो कि 8वां पद जो है ना दोस्तों शून्य होगा। इससे पहले ये वाला पर्सन हम सोल्व कर लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, सारांतर क्या होगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एपी इतना का सारांतर क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज रहेगा, ठीक है, वैल्यू वगैरह चेंज रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न है ना दोस्तों, यहाँ पे इसी के जैसा बनेगा, ठीक है, हूबहू बनेगा इसी जैसा जैसा हम यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न यानी कि यहाँ पे वैल्यू चेंज रह सकता है, यहाँ पे 4 की जगह 6 रह सकता है, 10 की जगह 12 रह सकता है, लेकिन सारांतर को ज्ञात करने के लिए जो तरीका होता है उसको देख लीजिए कैसे हम लोग सारांतर को ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए यानी कि डी इसको हम लोग कहते हैं, डी के द्वारा सूचित करते हैं सारांतर को। तो सारांतर बराबर क्या होता है दोस्तों, दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए। तो यहाँ पे दूसरा पद कौन है दोस्तों, 10। तो 10 में यहाँ पे सिंपली 4 को घटा दीजिएगा ना, तो सारांतर निकल जाएगा। तो यहाँ पे 10 में 4 को घटाइएगा तो 6 आएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटीड है, पूछे ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू वगैरह चेंज रह सकता है आपके एग्जाम में पेपर में, लेकिन इसी जैसा बनेगा, सेम टू सेम हूबहू बनेगा। तो यहाँ पे एपी के प्रथम पद यहाँ पे 2 है और दोस्तों यहाँ पे सार्वंतर 3 है, तो यहाँ पे के 3 पद क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एपी के 3 पद को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों प्रथम पद को हम लोग A1 के द्वारा दिखाते जो कि यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे डी का मान यानी कि सार्वंतर कितना दिया हुआ दोस्तों 3 है। यहाँ पे A1 और D प्राप्त है, तो यहाँ पे AP के 3 पद इजीली प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पद को कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि A2 कैसे करेंगे दोस्तों, A प्लस डी करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। और तीसरा पद को कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे A प्लस 2D कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे A प्लस डी का मतलब होता है कि 2 प्लस 3। ठीक है, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे A जो है ना दोस्तों प्रथम पद जो कि यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस 2 गुना डी यानी कि 3 कर देंगे, तो 3 गुना 6 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3,5,8 3,5,8 ये हो गया दोस्तों आपका क्या 3 पद। 3,5,8 देखिएगा जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न पूछे जाएंगे कल के एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या करें दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि p+1 2p+1 4p-1 AP में है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि p का मान क्या होगा। ये सभी क्या है दोस्तों AP में है, ये सभी क्या है दोस्तों AP में। जब भी AP में होगा तो आपको समझ जाना पड़ेगा, यानी कि ये जो D1 है ना दोस्तों, ये D2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग D1 को कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा ध्यानपूर्वक, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये P1 जो है ना दोस्तों p+1 ये आपका प्रथम पद हो गया, ये आपका क्या होगा दोस्तों प्रथम पद। और यहाँ पे 2p+1 जो है ना दोस्तों ये आपका A2 हो गया यानी कि दूसरा पद। और दोस्तों यहाँ पे 4p- ये 1 जो है ना दोस्तों आपका क्या हो गया दोस्तों तीसरा पद हो गया, क्या हो गया तीसरा पद। इसको हम लोग A3 के द्वारा दिखाएंगे, A1 A2 और A3, ये आपका 3 चीज पता है, तो हम जो है ना दोस्तों P का मान इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो D1 को कैसे ज्ञात करते हैं, सिंपल यहाँ पे A2 में A1 को घटा देंगे, और यहाँ पे D2 को कैसे ज्ञात करेंगे, A3 में A2 को घटा देंगे। A3 में क्या घटाएंगे, A2 को घटा देंगे। सिंपल यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं, A2 की जगह कितना रख सकते हैं 2p+1 रख सकते हैं, तो यहाँ पे 2p+1 हो जाएगा, माइनस कर देंगे। और यहाँ पे A1 की जगह कितना रख सकते हैं दोस्तों p+1 रख सकते हैं, तो p+1 को ऐसे रहने देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे A3 की जगह कितना रखेंगे 4p-1 रखेंगे, 4p-1, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे A2 की जगह कितना रखेंगे 2p+1 रखेंगे, तो यहाँ पे 2p+1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 2p+1 है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे माइनस को चेंज करते हैं, यहाँ पे माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस भी ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस होगा -1, तो यहाँ पे आपका हो गया दोस्तों 4p-1, फिर यहाँ पे -2p हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस गुना प्लस माइनस होते हैं, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 2p और यहाँ पे 2p, इसको पहले देखते हैं। 2p में p गया, कितना हो गया दोस्तों p होगा, और यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा p बराबर क्या हो जाएगा 4p में जब 2p को घटाइएगा तो 2p हो जाएगा, और यहाँ पे -1 और -1 कितना हो जाएगा दोस्तों -2 हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये जो है ना 2p को हम लोग क्या करेंगे कि p की तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पे p -2p बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों -2 हो जाएगा। ठीक है, काम करते हैं 2p में p घटेगा तो कितना होगा दोस्तों -p होगा, तो यहाँ पे -p का मान कितना आ गया -2 आ गया। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो p का मान कितना आ गया दोस्तों 2, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न है, जो कि कल के एग्जाम में फिक्स से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 25 है, तो पूछ रहा है कि इसका प्रथम पद क्या होगा। तो चलिए दोस्तों छठा पद दिया हुआ, छठा पद को हम लोग किसके द्वारा दिखाएंगे, A6 के द्वारा दिखाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे A6 का मान कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे 12वां पद यानी कि इसको हम लोग A12 के द्वारा दिखाएंगे, कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे A6 यानी कि छठा पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं A+5D लिख सकते हैं, तो A+5D का मान कितना है दोस्तों 13 है। और यहाँ पे A12 यानी कि A+11D का मान कितना है दोस्तों 25 है। एक काम करते हैं, इसको समीकरण 2 मानिए, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों A+5D बराबर 13 है ना दोस्तों, यहाँ पे दूसरा समीकरण को यहाँ पे उतार लीजिए, A+11D को उतार लीजिए, 21 के बराबर हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे माइनस कीजिए, घटाइए समीकरण 1 को समीकरण 2 से, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो -11D में 5D घटेगा, कितना होगा दोस्तों -5 11 होता है -6D। और यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे -25 में जब 13 को घटाइएगा तो कितना होगा दोस्तों, फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में जाके एक एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा क्या कर रहा है कि मतलब 25 में जब 13 को घटाइएगा, 5 में 3 गया 2 हो गया दोस्तों, और यहाँ पे 2 में गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे -12 प्राप्त होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे डी का मान कितना आ गया दोस्तों, 12/6, ठीक है। कितना आ गया, 12/6। इसको जब काटिएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे डी का मान 2 प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक काम करते हैं, डी का मान को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मतलब यहाँ पे रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 को उतार लीजिए, a + 5d = 13 दिया हुआ, ठीक है। तो a की जगह कितना रखेंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे, 5 गुना d की जगह 2 रख देते हैं और यहाँ पे बराबर 13। तो फ्रेंड यहाँ पे a + 5 दूना 10 हो जाएगा, बराबर 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे a को ऐसे रहने देते हैं, 13 - 10 कर देंगे, तो यहाँ पे आपका प्रथम पद यानी कि 3 प्राप्त हो चुका है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा द्विघात समीकरण दिया हुआ है और बोल रहा है कि विविक्तर होगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में, कल के एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। हालांकि यहाँ पे वैल्यू चेंज रह सकता है, लेकिन विविक्तर या फिर विवेचक पूछेगा या फिर कैपिटल डी पूछेगा, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो विविक्तर को हम लोग कैपिटल डी के द्वारा दिखाते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे b जो होते हैं ना, x का गुणांक होते हैं। तो x का गुणांक कितना दोस्तों, -15 दिया हुआ है। तो यहाँ पे -15 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे -4 गुना ac कर देंगे। a की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, और दोस्तों यहाँ पे c की जगह 50 रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा -15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, 50 को 4 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे 225 में 25 घटेगा, कितना होगा दोस्तों, 225 में 200 घटेगा, कितना होगा, 25 होगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा ये प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में, कल के एग्जाम में 110% गारंटी है पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे यदि समीकरण इतना का मूल समान हो, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सी का मान क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जब भी मूल समान होगा, तो इस कंडीशन में डी जो है ना दोस्तों, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो डी बराबर क्या होता है दोस्तों, b² - 4ac होते हैं, बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे b की जगह कितना रखेंगे दोस्तों, x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे a दिया हुआ है। तो यहाँ पे a² हो जाएगा, -4 गुना a की जगह कितना रखेंगे दोस्तों, x² का कोफिशिएंट जो कि b है। और दोस्तों यहाँ पे c है, तो c की जगह c है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे c रहेगा। तो फ्रेंड इसको सोल्व कीजिए, तो यहाँ पे a² - 4bc ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि c का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि a² को जो है 0 की तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पे -4bc बराबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, -a² हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि c को ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ पे a² / 4b को इधर भेज देते हैं, तो /4b हो जाएगा, यानी कि a² / 4b देखिएगा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिएगा ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में, कल के एग्जाम में फिक्स से पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्या करा है कि विवेचक ज्ञात कीजिए। तो विवेचक कैसे ज्ञात करेंगे, डी बराबर क्या होते हैं, b² - 4ac होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे b यानी कि यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना a की जगह कितना रखेंगे, x² का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 2 है। फिर यहाँ पे c की जगह 3 रखते हैं। फिर यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर क्या करेंगे, यहाँ पे 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 × 12 12 दूना 24 हो जाएगा। 24 में जब यहाँ पे 16 को घटाएगा तो -8 आएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड देखिएगा ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में, कल के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण का घातांक क्या होगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे कोई भी समीकरण है, ठीक है, और यहाँ पे घातांक जब भी पूछेगा, घात जब भी पूछेगा, तो आपको समझ जाना पड़ेगा जो हाईएस्ट वैल्यू है ना दोस्तों, वही उसका घात होगा। तो यहाँ पे x के बराबर 2 है ना, तो इसका यहाँ पे इसका घात कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 रहता तो हाईएस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे आपका घात कितना हो जाता दोस्तों, 3 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि x² + x के पावर 3 + 2x इसका घात क्या होगा, तो आप फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। तो इसका घात 3 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू उसका घात होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा ये भी एग्जाम में जो है, कल के एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न है। कल के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड क्या कराएगी, द्विघात समीकरण दिया हुआ, इसकी प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको डी का मान ज्ञात करना होगा। डी बराबर क्या होते हैं, b² - 4ac होते हैं। तो फ्रेंड b यानी कि x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 4 गुना a की जगह यहाँ पे x² का कोफिशिएंट हो जाएगा a, जो कि यहाँ पे आपका 1 देंगे। और दोस्तों c यानी कि -1 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएंगे। तो 4 को 1 से गुना कीजिएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 4 और 1 कितना होगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी का मान कितना आया दोस्तों, 5 आया। डी का मान कितना आया दोस्तों, 5 आया। अब आप बताइए ये जो विविक्तर है ना, शून्य से क्या है दोस्तों, बड़ा है ना।
5 क्या है, शून्य से बड़ा है कि नहीं है। जब भी डी का मान शून्य से बड़ा आएगा तो इस कंडीशन में इसका हल क्या होगा दोस्तों, वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। बिंदु जो है ना इतना की मतलब दूरी जो है ना मूल बिंदु से है, काफी महत्वपूर्ण है और कल के एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला का उपयोग कीजिए दोस्तों। मूल बिंदु से दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिए। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे अंडर रूट कर देते तो यहाँ पे एक्स कौन है दोस्तों, ये पहले वाला क्या होते हैं, एक्स होते हैं और ये दूसरा वाला क्या हो जाएंगे दोस्तों, वाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स की जगह -6 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कर देते और यहाँ पे वाई की जगह कितना रखेंगे, 8 रखेंगे, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा। -6 को 6 से गुना करेंगे -6 से, तो यहाँ पे 6 से 36 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कीजिए तो यहाँ पे रूट 100 हो जाएगा। और दोस्तों ये 100 रूट किसका स्क्वायर रूट होता है, 10 का होता है, जो कि यहाँ पे 10 इकाई, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि कल के एग्जाम में 110% गारंटी है, पूछे ही जाएंगे फिक्स है। ठीक है, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 बिंदु दिया हुआ है, पी और क्यू को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे मध्य बिंदु का नियामक के लिए फॉर्मूला हम आपको बार बार बताते हैं, x1 प्लस x2/2 इंटू कोमा y1 प्लस y2/2 कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे x1 कौन है, फटाफट से बताइएगा, x1 कौन है, -4 है, फिर प्लस कर देते हैं और यहाँ पे x2 कौन है दोस्तों, 8 है, बटे 2 कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे y1 कौन है, 2 है और यहाँ पे प्लस कर देते हैं और यहाँ पे y2 कौन है दोस्तों, 6/2 कर देंगे। तो फ्रेंड 8 में 4 गया कितना होगा, 4 होगा, 4/2 और यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा, 8/2। इसको जब काटेगा 2 दूना 4, 2 चौका 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 2,4 आ गया। कितना आ गया, 2,4। देखिएगा ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा ये भी प्रश्न जो आपके एग्जाम में, कल के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे 2 बिंदु दिया हुआ है, इसकी मतलब जो है ना किस पाद में, फटाफट से बताइए, हम बताते थे प्लस को प्लस होते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये माइनस को प्लस होते हैं और ये आपका क्या होता है दोस्तों, माइनस को माइनस होते हैं और ये आपका क्या होता है दोस्तों, आपका होते हैं प्लस को माइनस। ठीक है, तो फटाफट से बताइए कौन सा चतुर्थांश में माइनस को प्लस किसमें होते हैं, दूसरा चतुर्थांश। क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा चतुर्थांश, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, किसी बिंदु एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, फटाफट से बताइए। एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड एग्जाम में 100% कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा, फिक्स है। मतलब यहाँ पे देखिएगा एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। ठीक है, कोटि या फिर वाई निर्देशांक कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, कोटि या फिर वाई निर्देशांक। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखा क्या कराएगी, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, मतलब किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। कितनी होती है, 2, यानी कि आपका वृत्त हो गया, वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 ही को खींच सकते हैं ना। और दोस्तों वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती है, तो वृत्त पर जो है ना दोस्तों अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों मतलब किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है दोस्तों, बराबर यानी कि समान होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि कल के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करें दोस्तों, यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई में क्या कौन सा संबंध होता है दोस्तों, समान होता है। क्या होता है दोस्तों, समान होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 110% कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि यहाँ पे 4 पाई मीटर है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, 2 पाई होती है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा दोस्तों, 2 पाई दूना क्या हो जाएगा, मतलब 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 आएगा। तो यहाँ पे आर का मान कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। कितना हो गया, 2 मीटर। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि कल के एग्जाम में 100% फिक्स से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे किसी वृत्त की त्रिज्या जो है ना दोस्तों 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी। तो अर्धवृत्त की परिमिति हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो अर्धवृत्त की परिमिति को ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अर्धवृत्त की परिमिति के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आर इंटू पाई प्लस आर, मतलब क्या होता है दोस्तों, आर इंटू पाई प्लस 2 होते। क्या होते हैं दोस्तों, आर इंटू पाई प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे आर की जगह कितना रखेंगे, 7 रखेंगे, पाई की जगह 22/7 और यहाँ पे +2 है, तो +2 को ऐसे रहने देते हैं। और यहाँ पे 7 इंटू इसको पहले अंदर का सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे 7 22 प्लस 7 गुना 14 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे 7 गुना 22 और 14 कितना हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से बताइए, 36 हो जाएगा। 36 बटे यहाँ पे 7, 7 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे इसकी अर्धवृत्त की परिधि कितना आ गया दोस्तों, 36 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कल के एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है दोस्तों, त्वरण कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कल के एग्जाम में गारंटीड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करा है कि
13 और 19 के समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर माध्य क्या होता है दोस्तों? दोनों को ऐड कर दीजिए और यहाँ पे बटे में 2 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों को ऐड कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पे आपका 32 हो जाएगा, 32/2 यानी कि 16 दूना 32 हो जाएगा। तो इसका समांतर माध्य कितना आ गया दोस्तों? 16 आ गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि इसका माध्य जो है 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों माध्य बराबर क्या होते हैं? सभी परीक्षण का 1/, सभी परीक्षण की संख्या, यानी कि ये सभी का माध्य 6 दिया हुआ है। तो इसकी जगह हम लोग 6 लिखते हैं। तो बारी बारी से सभी को ऐड कीजिए, 3 + 4 + उसके बाद 5 + 17 + x बटे यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? टोटल यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 को है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? ऊपर वाला को ऐड कीजिए। तो यहाँ पे 29 हो जाएगा, प्लस x बटे 5 कर दीजिएगा। इसको तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को 5 से गुना करेंगे तो 6 × 5 = 30 और यहाँ पे 29 + x बचा, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया दोस्तों? 30 - 29। तो यहाँ पे x का मान 1 आ गया। कितना आ गया? 1, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि कल के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, मतलब अभाज्य संख्या होने के कुल अनुकूल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि पासा में क्या क्या अभाज्य संख्या हो सकती है? 2 हो सकती है, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। पासा में यही अभाज्य संख्या होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितना आ गया दोस्तों? 3। यानी कि जो पासा होते हैं उसमें अभाज्य संख्या कितना है दोस्तों? 3 गो अभाज्य संख्या, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितना है? 3 है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों प्रायिकता हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? प्रायिकता, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायिकता को कैसे ज्ञात करते हैं? तो कुल परिणाम दोस्तों पहले क्या होता है? कुल परिणाम। तो यहाँ पे कुल परिणाम कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। सॉरी, अनुकूल परिणाम पहले यहाँ पे होता है। अनुकूल परिणाम कितना दोस्तों? 3, यानी 3 गो ही अभाज्य संख्या है ना। तो यहाँ पे आपका 3 हो गया अभाज्य संख्या। 3 बटा यहाँ पे क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ पे कुल परिणाम कर देंगे, यानी कि 6 कर देंगे। तो यहाँ पे 3 का 3 तो 6 हो जाएगा, यानी कि इसका प्रायिकता 1/2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हो। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है आपके कल के एग्जाम में 110% गारंटी पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि सिक्के को एक बार उछालने पर चीत आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए सिक्का होती है, इसमें ये मान लीजिए चीत हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों? चीत। और ये आपका ये सिक्का हो गया ए पार्ट हो गया, ठीक है। चीत पर एक ही सिक्का है, इसका चीत, इसका हेड, इसका टेल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो सिक्का होते हैं ना, इसमें कुल परिणाम कितने होते हैं? 2 होते हैं। कुल परिणाम कितने होते हैं दोस्तों? 2। तो यहाँ पे एक ही को परिणाम मतलब अनुकूल परिणाम यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लाना है दोस्तों? चीत लाना है। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि 1/2 इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन हमें दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कल के एग्जाम में 110% गारंटी पूछे जाएंगे। तो जब भी यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ रहेगा, तो आपसे पूछेगा कि इसका जो है ना दोस्तों द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? a × x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा होते हैं, ठीक है। इसी के द्वारा हम इसको हम लोग सोल्व करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे a को ऐसे रहने दीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे x² है तो x² को रहने दीजिए। अल्फा + बीटा यानी कि योगफल कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, प्लस अल्फा × बीटा यानी कि -10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे a को ऐसे रहने दीजिए। तो यहाँ पे x² - 3x - 10 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे a जो होते हैं हरों का एलसीएम होते हैं, जो कि a की जगह यहाँ पे 1 रखेंगे। तो 1 को जब सभी से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों? x² - 3x - 10 आएगा, ठीक है। x² - 3x - 10, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो फ्रेंड बहुपद कौन होता है? जो भी चर राशि जो है ना रूट के अंदर रहेगा, या फिर जो भी चर राशि बटे के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। जो भी चर राशि बटे के फॉर्म में रहेगा, या फिर जो भी चर राशि जो है ना दोस्तों उसका घात नेगेटिव होगा, ठीक है, तो वो जो है ना दोस्तों बहुपद नहीं होगा। तो देख सकते हैं इसमें कौन बहुपद नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखेगा ये जो x है ना दोस्तों, ये बटे के फॉर्म में है, तो ये बहुपद तो होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया गया 3x², ये बहुपद है, द्विघात बहुपद। और दोस्तों यहाँ पे x के बराबर 3 है, त्रिघात बहुपद है। और यहाँ पे जो ना दोस्तों ये क्या दोस्तों √5x² है, ठीक है, √5x², ये x² अलग से इसमें है, ठीक है। तो ये भी बहुपद है, लेकिन ऑप्शन सी जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन नहीं होगा दोस्तों? जो भी चर राशि जो है ना बटे के फॉर्म में रहेगा, जो भी चर राशि के अंदर अंडर रूट रहेगा, तो वो क्या होगा दोस्तों? बहुपद नहीं होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा प्रश्न कराया कि क्या कराया कि द्विघात बहुपद के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों? x² + ax - b, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है ना दोस्तों मूल क्या है? बराबर है। मूल क्या है दोस्तों? बराबर। मान लीजिए कि पहला मूल अल्फा है तो दूसरा मूल भी क्या होगा दोस्तों? अल्फा होगा, ठीक है। लेकिन इसका चिन्ह अलग अलग होगा, यानी कि ये प्लस में है तो ये माइनस में है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? अल्फा + बीटा यानी कि अल्फा +
माइनस अल्फा कर देंगे तो फ्रेंड अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, माइनस बी बटा ए होते हैं। ठीक है, हमको क्या किसका मान चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि यहाँ पे ए का मान चाहिए। तो ए जो है ना दोस्तों किस में आते हैं, कौन सा फॉर्मूला में, माइनस बी बटा ए में आते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा में आते हैं। तो फ्रेंड ये माइनस अल्फा सॉरी प्लस अल्फा और माइनस अल्फा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो शून्य आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस को रहने दीजिए, और बी जो है ना दोस्तों एक्स का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे ए है बटे, और दोस्तों ए की जगह हम लोग कितना रखेंगे, एक रखेंगे। ठीक है, इसको आप तिरछा तिरछे गुना कीजिए तो यहाँ पे ए का मान कितना आएगा दोस्तों, शून्य आएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिएगा इसका क्या करा है कि दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 6/15 है। तो दशमलव प्रसार आप कैसे पहचानिएगा, इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जिसका भी दशमलव प्रसार पहचाने कहे ना तो आपको समझ जाना पड़ेगा, इसका आपको हर का अभाज्य गुणन करना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जब हर का अभाज्य गुणन कीजिएगा तो हम लोग 15 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 गुना 5 लिख सकते हैं ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों, अगर ऊपर नीचे कटेगा तो काट दीजिए, तो 3 दूना 6 हो गया, तो यहाँ पे ऊपर में 2 हो गया और नीचे में 5 हो गया। तो हम लोग कैसे जानते हैं दोस्तों इसका दशमलव प्रसार क्या है, देखिएगा दोस्तों जो है ना दोस्तों 2 के पावर m और 5 की पावर n के गुणनफल के रूप में रहे ना दोस्तों, या फिर सिर्फ और सिर्फ 2 की घात और 5 की घात रहे तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है दोस्तों, शांत होता है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 की घात है सिर्फ और सिर्फ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, फटाफट से बताइए। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कल के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात करें, तो बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे x2 कौन है, देखिएगा -1 है तो यहाँ पे -1 को रहने देते हैं, और यहाँ पे x1 कौन है -5, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे y2 को देखिएगा कौन है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं, y1 कौन है 7 है। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और रूट को चढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 5 में गया कितना होगा, 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 3 में 7 में 3 गया कितना होगा दोस्तों, -4 होगा, तो यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होता है, और यहाँ पे -4 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, रूट 32 हो जाएगा। रूट 32 को जब बाहर निकालिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, बाहर निकाल के देख लीजिए। यहाँ पे आप 16 दूना 32 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 8 16 हो जाएगा, फिर आपका 2 चौका 8, फिर आपका 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 बाहर निकल गया, 2 2 बाहर निकल गया। ठीक है, यानी 2 दूना 4 हो गया, और यहाँ पे रूट 2 यानी कि 4 रूट 2, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको भी आप बनाइए दूरी सूत्र का उपयोग करके। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है दोस्तों, भुज, या क्या कहलाती है दोस्तों, भुज या फिर x निर्देशांक कहलाती है, भुज या फिर x निर्देशांक, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो है ना दोस्तों कौन सा चतुर्थांश में है, ये माइनस कोमा प्लस, ये माइनस कोमा प्लस कौन सा चतुर्थांश में होगा, फटाफट से बताइए दोस्तों। हम आपको बार बार बताते हैं आपका प्लस कोमा प्लस होते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या दोस्तों माइनस कोमा प्लस होते हैं। तो माइनस कोमा प्लस कौन सा चतुर्थांश में होते हैं, दूसरे में होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न देखिएगा क्या कराएगी, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो फ्रेंड 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होते हैं, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, बोर्ड एग्जाम में 100%, कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा 110%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कराएगी कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 9 को कॉमन ले लेना पड़ेगा, तो अंदर में क्या बचेगा दोस्तों, ये बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो यहाँ पे 9 को 1 से गुना कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में, कल के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। क्या कर रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कौन होगा। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता हुआ आपको बताना। ठीक है, तो फ्रेंड ये आपका वृत्त हो गया। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर चारों तरफ से हम लोग चाप लेते हैं, तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 360 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या करा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, फटाफट से बताइए दोस्तों, अर्धवृत्त का कोण जो होते हैं ना कितने डिग्री का होता है। तो फ्रेंड ये आपका अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अर्धवृत्त का कोण होगा जब भी पूछा जाएगा तो कितना डिग्री का होगा दोस्तों, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि अर्धवृत्त के केंद्र का कोण कितना होगा दोस्तों, तो केंद्र से यहाँ पे ऐसे करके घुमाएंगे चारों तरफ से चाप, तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा जाएगा कि अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि
मतलब बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये वृत्त हो गया एक वृत्त और दोस्तों ये दूसरा वृत्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बाह्य स्पर्श करने वाली दो वृत्त के उभयनिष्ठ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से ऐसे लंब खींच लेते हैं और यहाँ पे ऐसे करके इसको स्पर्श करते हैं, तो हम लोग जो है ना दोस्तों यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श का कितना को दोस्तों 3 को है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है ना कल के एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया, तो इसके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा दोस्तों। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्या, यानी कि यहाँ पे त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, तो त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या के लिए आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, आप यहाँ पे एक काम कीजिए, ये जो है ना दोस्तों इसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है, 9 किसका होता है, 3 का होता है, यानी कि 2 अनुपात 9, ऑप्शन और बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों कल के एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा। तो थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, थीटा बटे 360 डिग्री पाई स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटीड है, कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मान लिया कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना दोस्तों पाई r1 का स्क्वायर है, और जो आपका नए पुराने वृत्त हो ये हो गया दोस्तों पुराने वृत्त। ठीक है, और दोस्तों एक नए वृत्त है जो कि यहाँ पे पाई r2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका निकल जाएगा। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे r कौन है दोस्तों, यहाँ पे अगर यहाँ पे r की जगह यहाँ पे r लेते हैं, और दोस्तों यहाँ पे r की जगह r इसलिए लेंगे क्योंकि पुराने वृत्त की त्रिज्या r होगा। ठीक है, और दोस्तों नए वृत्त की त्रिज्या जो है ना दोस्तों 2 गुनी कर दी जाती है, यानी 2r कर दी जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 2r कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो फ्रेंड r का स्क्वायर और यहाँ पे 2r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में 1 बचा, और दोस्तों यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, यहाँ पे दोनों का होल स्क्वायर है तो 4 कर देंगे, यानी कि 1:4 इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या कराएगी, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 44 मीटर परिधि है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 44 जो है ना दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई r के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं 44 को ऐसे चढ़ने दीजिए, पाई की जगह यहाँ पे 22/7 रख देंगे, और यहाँ पे त्रिज्या को ऐसे चढ़ने दीजिए, तो यहाँ पे 22 गुना यहाँ पे 22 गुना 44 हो जाएगा, 44 कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पे r का वैल्यू कितना आ गया 7 मीटर, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो ना कल के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या करा है कि एक वृत्त की परिमाप और यहाँ पे क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या दोस्तों बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे वृत्त का परिमाप यानी कि 2 पाई r जो है ना दोस्तों ये किसके बराबर है, पाई r स्क्वायर के बराबर है, किसके बराबर है, पाई r स्क्वायर के। तो फ्रेंड यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पे r से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे r का मान कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया, यानी कि 2 मात्रक, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कल के एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप कैसे हल कीजिएगा दोस्तों, शानदार प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा प्रश्न, इसको अपने से हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 10 से 15 मिनट लग सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या कराएगी, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जब भी पूछे जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 3 पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो ना कल के एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 1,3,0,1,3 का बहुलक होगा। ठीक है, तो बहुलक क्या होते हैं दोस्तों, देखिएगा बहुलक क्या होते हैं, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीटेड हो, यानी कि जो सबसे ज्यादा बड़ा। तो फ्रेंड यहाँ पे 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, यानी कि इसका बहुलक कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि इसका माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इसको जो है ना दोस्तों आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 7 है। ठीक है, यानी कि लगातार यहाँ पे ठीक है 1 से 7 तक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको माध्यिका निकालना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, पीछे तरफ से बराबर लीजिए और आगे तरफ से बराबर लीजिए, और जो बीच का बचेगा ना दोस्तों वही आपका क्या होगा, माध्यिका होगा। ठीक है, तो फ्रेंड इसका माध्यिका कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या करा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि माध्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 तक ये लेना है, बटे 5 कर देंगे, क्योंकि प्रथम 5 पूर्ण संख्या पूछ रहा है। ठीक है,
तो इसको ऐड कीजिए दोस्तों, कितना होगा 2 1 3 3 3 6 6 4 10, यानी कि 10/5 हो जाएगा। इसको काटिए 5 गुना 10, यानी कि इसका माध्य कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या करा कि प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या जब भी पूछा जाएगा तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि 1 से स्टार्ट होगा प्राकृत संख्या, यहाँ पे आपको 5 तक लेना है, ठीक है, 5 तक ही लेना है। प्रथम 3 लगातार 3 बोला है दोस्तों, यहाँ पे 3 तक ही लेना है, बटे यहाँ पे हम लोग 3 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 3 3 3 6/3, यानी कि इसका कटिंग करते क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, जो कि इसका माध्य 2 आएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड क्या करा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, जो भी संख्या ना 0 से 1 के बीच होती है तो उसकी प्रायिकता होती है, और दोस्तों जो भी संख्या 0 से 100% के बीच में होती है तो उसकी प्रायिकता होती है। लेकिन जो भी संख्या नेगेटिव में होगी ना दोस्तों उसकी प्रायिकता नहीं होगी, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में नेगेटिव साध है, इसकी प्रायिकता नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे इसका सारांतर फटाफट से निकालिए, कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए, -4 में हम लोग 0 को घटा देंगे तो कितना होगा दोस्तों -4। तो इसका डी का मान कितना आ गया दोस्तों -4, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा क्या करा है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है, तो 10 पदों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शानदार तरीके से इसको हम लोग फटाफट से शताब्दी एक्सप्रेस के रूप में इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे S10 ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों S10, तो S10 बराबर क्या होता है दोस्तों n/2 इंटू 2a, यानी कि a के जगह 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस कर देते हैं, n के जगह यहाँ पे 10 लिखेंगे, 10 - 1 इंटू d के जगह कितना लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 7 में 2 घटाइए 5 होगा, ठीक है। इसको फटाफट से सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो गया यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, फिर यहाँ पे 9 10 में 1 गया, कितना होगा दोस्तों 9 को 5 से गुना कीजिए, 9 5 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 गुना 45 और 4 कितना होगा दोस्तों 49 हो जाएगा। 49 को जब 4 से गुना कीजिएगा तो 245 आएगा, कितना आएगा 245। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या कराएगी, द्विघात समीकरण दिया गया विविक्तर, यानी कि डी का मान पूछ रहा है। डी बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको बार बार बताते हैं, b² - 4ac होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे बी कौन है, एक्स का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे -5 दिया गया है, इसका होल स्क्वायर -4 गुना ए की जगह 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे सी की जगह 4 लिखेंगे। तो फ्रेंड -5 को 2 बार गुना कीजिए 25 हो जाएगा, -4 को 16 हो जाएगा, 25 में 16 को घटाइएगा कितना होगा दोस्तों 9, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये भी पर्सन बोर्ड एग्जाम में 100% 110% पूछे जाएंगे। क्या कराया कि द्विघात समीकरण दिया हो, इसके मूल बराबर है, तो पी का मान क्या होगा। तो मूल जब भी बराबर होगा तो डी जो है ना 0 के बराबर हो जाएगा, b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी की जगह कितना लिखेंगे -p लिखेंगे, -p का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पे -4 गुना ए की जगह कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे सी की जगह 4 लिखेंगे, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। -p को जो बार गुना कीजिएगा तो p² हो जाएगा, -4 चुके 16 का 16 हो जाएगा, बराबर 0। तो फ्रेंड यहाँ पे p² को ऐसे चढ़ने दीजिए, -16 को जब 0 की तरफ भेजिएगा तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे p का मान कितना हो जाएगा दोस्तों √16। तो ये 16 किसका स्क्वायर रूट होता है +-4, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिएगा क्या कराएगी, मूलों का गुणनफल क्या होगा, यानी कि गुणनफल जब भी पूछा जाए तो आपको समझ जाना पड़ेगा। आपसे पूछ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों c/a होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे c जो है ना दोस्तों 1 है, और यहाँ पे a कौन है दोस्तों 4 है, x² का कोफिशिएंट यानी कि 1/4, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि देखिएगा कल के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है दोस्तों, रैखिक बहुपद कहलाते हैं, और दोस्तों द्विघात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहते हैं, 3 घात वाला बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, इसके शून्य निकाले। तो यहाँ पे x² + 3x + 2 दिया हुआ है, इसका शून्य निकालना है, तो इसको शून्य के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे x² + 3x को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2x + x लिख सकते हैं, +2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x² और x में कॉमन क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे x² + 2x में कॉमन आ जाएगा x इंटू x + 2, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा दोनों में, तो यहाँ पे आपका एक कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पे 1 इंटू x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों x + 1 को पहले उतार लेना है, फिर यहाँ पे x + 2 को उतार लेना है, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे x + 1 को 0 के बराबर कर देंगे, फिर यहाँ पे x + 2 को 0 के बराबर कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे x बराबर -1 हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है, -1 को -2, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे सभी पर्सन जो है ना गर्दा उड़ाएंगे। यहाँ पे क्या कराएगी, 2 संख्याओं का यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ है म से, और यहाँ पे 19 है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ल से क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि 21 66 जो है ना 21 के बराबर हो जाएगा। एलसीएम यानी कि ल से गुना म से के बराबर यानी 19 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एलसीएम को ऐसे रहने दीजिए। तो यहाँ पे 21 66 जो है ना दोस्तों, ये 19 गुना में इधर आएगा तो बटे के फॉर्म में आएगा, इसको जब काटिएगा तो 144 आएगा, कितना आएगा 144, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना 90% को देखते हैं, ठीक है, 90% को देखिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम ये 90% में से 90% कल के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। यहाँ पे वैल्यू चेंज रह सकता है, ठीक है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, वैल्यू चेंज रह सकता है, लेकिन जिस पैटर्न पे बताए ना दोस्तों उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आएगा 100%।
तो यहाँ पे शताब्दी एक्सप्रेस के रूप में सभी क्वेश्चन का आंसर दिए दोस्तों, फटाफट से अच्छी तरीके से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आज का ही रात है, कल के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, मेरा गारंटी 110%। इसी पैटर्न में सभी प्रश्न आएंगे ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे डाटा वगैरह चेंज अलग रह सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, हम लोग लघु प्रश्न को देखेंगे रात्रि 9 बजे, ठीक है। तो मिलती है फिर नेक्स्ट क्लास।